नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीटेट दिसंबर 2015 का पेपर 1 का CDP सेक्शन का पूरा हल, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ और बिल्कुल सरल भाषा में। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह आपको एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। विशेष रूप से सीटेट की तैयारी में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लिया है तो आपकी तैयारी 70% तक कंप्लीट हो जाती है। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और इसके साथ साथ अगर आप भाषा को समझ गए, लैंग्वेज की भाषा को समझ गए, तो फिर आपको सीटेट में कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ सकें, ताकि इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आए परीक्षा में तो आप उससे कर सकें। तो दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको ध्यानपूर्वक देखना है और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अंत में यह जरूर कहेंगे कि मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शैशवावस्था की अवधि है मीन्स पीरियड ऑफ इन्फेंसी। तो पीरियड ऑफ इन्फेंसी जो होती है वो बर्थ से 2 ईयर तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा कोग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्था में किस दिशा में है। तो पियाजे जी के अनुसार जो उनकी स्टेजेस होती हैं 0 to 2 to 7 और फिर 7 to 11 फिर 11 से ज़्यादा। तो 0 to जो है वो आपका है सेंसरी मोटर स्टेज और फिर 2 to 7 है तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये आपका सही आंसर होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे कि बच्चा जो होता है सबसे पहले हथेली से पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो सुई पकड़ना सीख जाता है, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी एक चाइल्ड है जो अपने से मोर नॉलेजेबल अदर से, मतलब कि कोई भी उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या नॉलेज्ड है, तो उससे अगर हेल्प लेता है तो उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, या इस प्रकार की मदद देने को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, सहयोग देना कहते हैं। इसलिए आंसर सही होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अथवा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, 2 टर्म होते हैं मेन रूप से, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है आपका एडेप्टेशन। यदि इसमें परिवर्तन किया जाए तो वो हो जाएगा आपका समायोजन, और यदि उसमें सिर्फ हम नॉलेज को एक्सेप्ट कर लें तो वो होगा आत्मसातीकरण अर्थात एसिमिलेशन। क्योंकि यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है इसलिए विकल्प हो जाएगा समायोजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो देखिए, मिडिल चाइल्डहुड एज में जो पियाजे के अनुसार अगर देखें तो इसको ईगोसेंट्रिक ज़्यादा होती है, वो सामाजिक कम होती है। यहाँ पर जो उचित विकल्प हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सामाजिक के बजाय अहम केंद्रित अधिक है, दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है मीन्स चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या शामिल है। तो ये हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, और विकल्प सही नहीं होंगे। बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ में लगाया जाए, हैंडमेड एक्टिविटीज़ में, मतलब वो सीखें, कर सीखें, ये है बाल केंद्रित शिक्षा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो देखिए, यहाँ पर संगीत है, म्यूजिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा म्यूजिकल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, या दर्शाता है कि अध्यापक, तो देखिए ये एक तरह का जो आपका है जेंडर बायसनेस है, वो टीचर बायस्ड है, या आप इसे जेंडर स्टेरियोटाइप ऑप्शन होता तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर टीचर बायस्ड है, इसलिए सही विकल्प होगा दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें तो बच्चे को अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो मैनेजमेंट को बच्चे के अनुसार चेंज करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। मीन्स चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग। तो इसमें शिक्षक क्या कर सकता है। तो इसमें शिक्षक जो होगा वो आपका काम करेगा फैसिलिटेटर का, सुगमकर्ता का। मीन्स आपको
साधन उपलब्ध कराएगा, नॉलेज के उन मीन्स को अवेलेबल कराएगा जिससे आप खुद अपना नॉलेज क्रिएट कर सकें, इसलिए विकल्प सही होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो निम्न औसती मानसिक क्रियाएं के नहीं होते हैं, उनके अंदर उच्च औसत मानसिक क्रियाएं होती हैं, उनका मेंटल प्रोसेस जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए विकल्प होगा तीसरा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसलिए यहाँ पर जो बालक जो होगा वो तो दोस्तों क्योंकि ये आपके प्री कन्वेंशनल लेवल का है, प्री कन्वेंशनल स्टेज का कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार, तो प्री कन्वेंशनल जो स्टेज होता है उसमें पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड होता है। मतलब ये है कि वो बालक जो होता है वो दंड पर कहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए, इसलिए अंतर्निहित संभावित दंड ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों अथवा अधिगमकर्ता मीन्स लर्नर की वैयक्तिक विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संदर्भ में शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षिका को चाहिए कि वो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, मीन्स लर्निंग जो सिचुएशंस हैं उनको प्रोवाइड कराए, क्योंकि इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं जो होती हैं वो हर बच्चे के लिए अलग अलग उसके अनुसार सिचुएशन उपलब्ध अगर होगा तो वो अच्छी प्रकार से अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, इसलिए सही विकल्प होगा पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर जो विकास, यहाँ पर चौथा विकल्प है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, मीन्स डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस जो होते हैं वो इक्वल रेट से नहीं बढ़ती हैं, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इसलिए विकल्प चौथा सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? मीन्स असेसमेंट करने का बेस्ट सुटेबल वे कौन सा होगा? तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल ये होगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, मीन्स जो असेसमेंट होगा वो आपकी इनबिल्ट प्रोसेस होगी टीचिंग लर्निंग में, अर्थात वो उससे अलग नहीं है। आकलन जो होगा वो टीचिंग लर्निंग में हेल्पफुल होगा, उसका एक पार्ट होगा, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता से जो होता है वो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, इस डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपसारी चिंतन कहते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं ऐसे। तो अर्थात ये है कि विभिन्न दिशाओं में सोचने की कला जो होती है वो आपके अपसारी चिंतन है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वो ये होगा कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन पर ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर पहला होगा। अगला प्रश्न है बच्चे, तो यहाँ पर जो होगा ये दूसरा विकल्प सही होगा। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, यह पियाजे का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यह सही है। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों, तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि वो जो है दूसरों का भी सहारा लेते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा ये तब सही होता है जब ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच होता, क्योंकि हमारे सिलेबस में बिहेवियरिस्ट अप्रोच है नहीं, हमारे सिलेबस में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। बच्चे निष्क्रिय तो कभी होंगे नहीं, वो सक्रिय होंगे, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, मीन्स जो बच्चे एरर करते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, इसलिए सही विकल्प होगा दूसरा। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह मीन्स टीचर को यह इंश्योर करना चाहिए कि हर बच्चा जो हो वो ऑनर्ड और एक्सेप्टेड फील करे, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो हर एक कल्चर को एक्सेप्ट करे, हर एक कल्चर के बारे में पता लगाए और उससे संबंधित जो रीतियां हैं उनको कक्षा में स्थान दे, किसी चीज़ को नकारे नहीं, इसलिए विकल्प होगा चौथा। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, या उनके डैश में विभिन्नता का कारण है? तो देखिए दोस्तों, जो लर्निंग स्टाइल होती है अर्थात अधिगम की शैलियाँ जो होती हैं हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी को भीड़ में बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना पसंद होता है, किसी को अकेले कमरे में बैठकर पसंद होता है पढ़ना, इसलिए यहाँ पर ये लर्निंग स्टाइल है, ऑप्शन सही होगा तीसरा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। मीन्स भारत में जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, तो इसलिए प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उसमें मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो सही विकल्प ये होगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात यह है कि उसकी जो एक्सप्रेस करने की जो उसकी लैंग्वेज है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी नकारना नहीं चाहिए, सो दैट वो एक्सेप्टेड फील करें, है ना। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। मीन्स नेचर नर्चर जो कंट्रोवर्सी है उसमें प्रकृति से क्या संबंध है। तो प्रकृति जो होती है वो आपका इनबॉर्न जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं, इसलिए जैविक विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचना, ये बायोलॉजिकल गिवन आर द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ये होगा सही विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। मीन्स जनसंचार माध्यम जो है सोशल मैस मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके एटीट्यूड्स को और आपकी जो मेन आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके बिलीफ्स हैं, उनको चेंज कर देता है, इसलिए सही विकल्प होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। यह विकल्प सही नहीं है। बच्चे हर जगह सीखते हैं, उनको जहाँ कहीं भी मौका मिलता है। अगला प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। मीन्स प्राइमरी स्कूल का कोई एक टीचर है, उसे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में प्रोत्साहित करना, क्योंकि उनकी जो रुचियाँ होंगी उसी में वो अच्छा करेंगे, उनके जो इंटरेस्ट हैं, इसलिए उनके उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए और उसमें सहायता करनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, इसलिए विकल्प हो जाएगा तीसरा। टीचर जो है अपने मन से लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो सामाजिकरण में सबसे जो सोशलाइजिंग जो एजेंसी होती है वो आपका परिवार है। बच्चों का एक समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। मीन्स बच्चों को जो होता है वो पीयर ग्रुप में या कि आप उनको ग्रुप वर्क दे दीजिए, तो ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखिए बच्चों को जो कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक जो कॉन्सेप्ट है या पीयर ट्यूटरिंग का कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि जब बच्चे एक साथ सीखेंगे बैठेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये विकल्प सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो इस संकेत करता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है। मीन्स एक बच्चे को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो किस प्रॉब्लम से परेशान है। तो यहाँ पर जो होगा डिसलेक्सिया होता है, पठन अक्षमता उसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पठन अक्षमता हर जगह लिखा नहीं मिलता है, डिसलेक्सिया मिलता है, इसलिए हिंदी वाले विशेष रूप से ध्यान दें कि आपको डिसलेक्सिया याद रखना है, ये पठन अक्षमता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप इस तरह के अन्य वीडियो प्राप्त कर सकें और ऑथेंटिक और हेल्पफुल नॉलेज प्राप्त करते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।